जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 9 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था टिकट एल्बम। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 10 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कविता की तरफ बढ़ेंगे। उनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थीं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। वे 2 बार जेल भी गई थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थीं। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। कथा साहित्य बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण कुल 15 कहानियाँ हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियाँ नारी विमर्श पर केंद्रित है। उन्मादिनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की कुल 9 कहानियाँ हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलाशी नानी, बियाल्हा, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला। 8 कहानियों की कथावस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। हींगवाला, राही, तांगेवाला एवं गुलाब सिंह कहानियाँ राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखीं और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। अब इनकी कृतियों के बारे में जान लीजिए। कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। तो बिखरे मोती जो हैं वो 1932 में बनी। उन्मादिनी जो है 1934 में रचना की गई। सीधे साधे चित्र 1947 में। कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मुझे छोड़कर तुम्हें प्राणधन सुख या शांति नहीं होगी, यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी।
अब इनको क्या सम्मान दिया गया है, अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया है। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। तो ये रहा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। ये एक कविता है जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि सभी जो भारत के राजा थे उनके सिंहासन जो थे वो हिल उठे थे, मतलब सभी तैयार हो गए थे। सभी राजवंशों, जितने भी राजा थे, राजवंश के लोग थे, सब तैयार थे। सब भ्रिकुटी तानी यानी गुस्से में थे। किसके खिलाफ थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था, सब बूढ़े के समान हो गए थे, उसमें फिर से लग रही थी कि नई जवानी आ गई है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई मतलब गुमी माने खोई हुई। तो जो आज़ादी उनकी छिन गई थी, खो गई थी, उसकी कीमत सबने पहचान ली थी। और दूर फिरंगी को करने की सभी ने अपने मन में ये ठान लिया था, ये तय कर लिया था कि इन फिरंगियों को, फिरंगी यानी कि अंग्रेज, इन अंग्रेज़ों को अपने देश से दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो बातें लिखी हुई हैं ये सन 1857 की है। इसमें लिखी हुई है कि चमक उठी सन 57, यानी ये सन 1857 में लिखी 57 की बात है। 57 की में जब रानी लक्ष्मीबाई थी उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने 1857 में जो संग्राम किया था, युद्ध किया था, उसको किसने सुना था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसके मुंह से सुना था? बुंदेलों के मुंह से। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो है वो बुंदेलों के मुख से सुनी है कि सन 57 में वो उनकी तलवार जो थी वो उठी और सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। और वो कैसे लड़ी? खूब लड़ी, मर्दानी, मतलब खूब वीरता से लड़ी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इस खंड में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है कि कानपुर के एक नाना साहब थे जो उन्हें अपनी बहन मानते थे। किसे? महारानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्हें अपनी वो बहन मानते थे, मुँह बोली बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम यानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका नाम जो था वो लक्ष्मीबाई था और उनके पिता जो है उनकी वह अकेली संतान थी। यानी उनके पिता के और कोई संतान नहीं थी, केवल लक्ष्मीबाई थी। नाना के संग पढ़ती थी। वो जो कानपुर के नाना थे जो इन्हें अपनी बहन मानते थे, उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वह खेलती भी थी। और जो बरछी ढाल जैसे सभी की सहेलियां होती हैं,
वैसे इनकी कोई भी सहेली नहीं थी। इनकी सहेली बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी थी। यानी ये केवल हथियारों के साथ ही खेलती थी और हथियारों को ही अपनी सहेली मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थीं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि उन्हें बचपन में ही शिवाजी की जो गाथा है, कथा है, उन्हें जबानी याद थी और उन्होंने ये जो कहानी है लक्ष्मीबाई के बारे में जो भी जाना है वो बुंदेलों के मुख से ही जाना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो लक्ष्मी थी या दुर्गा की अवतार थी या फिर कोई वीरता की अवतार थी। जितने भी मराठे होते थे वो इनके तलवारों के वार, इनके युद्ध को देखकर बहुत हर्षित होते थे, बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह, नकली युद्ध मतलब व्यूह की रचना भी कर लेती थी, युद्ध भी करती थी और इनको क्या खेलना पसंद था? शिकार खेलना पसंद था। सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, ये सब जो थे इनके प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र यानी मराठों की जो देवी थी, भवानी थी, वही इनकी भी आराध्य देवी थी। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है कि हम बुंदेलों के मुख से ये सब बातें सुने हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली, सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस खंड में उन्होंने ये बताया है कि झांसी की जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनका उस समय विवाह हुआ वीरता की वैभव के साथ। जो वीर राजा थे झांसी के, उनके साथ उनकी सगाई हुई, विवाह हुआ और फिर वो रानी बनकर झांसी में आ गईं। और विवाह होने पर राजमहल में बधाई बजी और चारों तरफ खुशियाँ छा गईं। सभी बुंदेले बहुत खुश थे। बुंदेलों को चित्रा ने अर्जुन को पाया। यहाँ पे उनकी तुलना चित्रा और अर्जुन से और शिव और भवानी से की गई है, यानी शिव जी और पार्वती जी के साथ की गई है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बताया गया है कि उनका जो भाग्य है, सौभाग्य है, वो उदित हो गया और पूरे महल में उजियाला छा गया। किंतु ये जो खुशी थी ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये राजा जो थे झांसी के, वो अचानक मर जाते हैं और फिर रानी जो थी वो विधवा हो जाती है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि ये भगवान को भी उन पर दया नहीं आई और जब वो तीर चलाती थी तो तीर चलाने वाले हाथों में
चूड़ियाँ नहीं भाती हैं। तो यही इसमें लिखा गया है कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं। तो उनके हाथों से चूड़ियाँ उतर गईं क्योंकि राजा मर गए थे और वे विधवा हो गई और उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। जब राजा मरे तो उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी को बहुत ज़्यादा दुख था, वो शोक में डूबी हुई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं कि झांसी का जो कुलदीपक था वो बुझ गया और उसके बुझते ही जो डलहौजी था वो अपने मन में बहुत खुश हुआ कि अब तो हमें झांसी मिल जाएगी। उसने झांसी को हड़पने के लिए अपनी फौजें तुरंत दुर्ग पर भेज दी और अपना झंडा फहराया। उसने सोचा कि लावारिस का वारिस मैं बनूंगा, यानी झांसी जो थी वो लावारिस थी क्योंकि वहाँ पे उस रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी। आँखों में आंसू ही थे रानी के। उन्होंने देखा कि जब झांसी पर अंग्रेज़ों ने अपना फौज भेज दिया और झंडा फहरा दिया तो वो फिर अपने आंसुओं को पोंछ ली और फिर उनसे लड़ने चल पड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इन अंग्रेज़ों के सामने कोई भी अनुनय विनय, कोई भी प्रार्थना करता था वो उन्हें नहीं समझता था, नहीं सुनता था और व्यापारी बनकर इस भारत में आया था, व्यापार करना चाहता था, दया चाहता था। लेकिन अब क्या है कि डलहौजी ने ऐसा पैर पसार दिया है कि उसकी पूरी काया ही पलट गई है। उसने राजाओं और नवाबों को भी अपने पैरों से ठुकरा दिया है, ठोकर मार दी है। रानी जो थी वो दासी बनी थी, लेकिन उसे दासी बनना कभी मंजूर नहीं था। भगवान को ये मंजूर नहीं था कि झांसी की रानी दासी बने। फिर वो अपने झांसी के लिए महारानी बनी और महारानी बनकर अंग्रेज़ों से खूब लड़ी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जो भी चाहे दिल्ली का राजा हो चाहे लखनऊ का हो, तो सब पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया था, सभी को उनके राजधानी से निकाल दिया था और अपना अधिकार जमा लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। रानी जो थी वो अपने रनिवास में, मतलब रानी के जो कमरे होते हैं उसमें रो रही थी, बहुत दुखी थी जितनी भी रानियां थीं। और उनके जो कपड़े थे गहने थे सब नीलाम हो रहे थे, सब अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे। कोई नागपुर के जेवर ले लो बेच रहा है, कोई लखनऊ के नौलखा हार बेच रहा है।
यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से हमारे देश की इज्जत परदेशियों के हाथ बिक गई थी। हमने बुंदेलों के मुंह से ये सारी कहानी सुनी और झांसी की रानी जो थी वो खूब लड़ी अंग्रेज़ों से। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, मतलब जो गरीब लोग थे, जो कुटियों में थे, उन पर भी अंग्रेज अत्याचार करते थे, वो भी पीड़ित थे। महलों में जो थे वो भी दुखी थे, उन्हें भी चोट पहुंचाते थे, सब उन्हें भी अपमानित करते थे। और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो था वो अभिमान था। जो नाना थे उनके, लक्ष्मीबाई के मतलब जो भाई थे, वो सब जुटा रहे थे सामान, और जो बहन थी यानी रानी लक्ष्मीबाई, वो लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर ली थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और फिर युद्ध शुरू हो गया और रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की ज्योति जगा दी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में इससे आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना से भारी धूम मचाई थी। मतलब महलों ने आग दी, मतलब जितने भी महल थे, जितने भी राजा लोग थे, सब उनका साथ दिए। और जो गरीब लोग थे उन्होंने भी उनका साथ दिया। सभी ने स्वतंत्रता की चिंगारी को जगाया और तेज किया। चाहे झांसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, ये स्वतंत्रता की आग जो थी वो पूरे देश में लपटों की तरह फैल गई थी। हर जगह स्वतंत्रता की धूम मच गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं था जहां स्वतंत्रता की आग ना पहुंची हो, स्वतंत्रता की लपटें ना पहुंची हों। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मतलब इस स्वतंत्रता के युद्ध में बहुत सारे वीर आए, बहुत सारे वीर इस स्वतंत्रता में भाग लिए। नाना तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक आदि नाम आएंगे ऐसे जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके नाम इतिहास में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन आज के युग में जो है वो आज के समय में लोग उनके कुर्बानी को जुर्म कहते हैं, अपराध कहते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। चलो इनकी गाथा हम छोड़ देते हैं। ये जो स्वतंत्रता में भाग लिए ये तो भाग लिए ही, लेकिन अब हम चलते हैं झांसी में, जहाँ पर कि लक्ष्मीबाई खड़ी हैं युद्ध करने के लिए। किसके बीच में? मर्दों के बीच में ही। और वो औरत होकर एक मर्द की तरह लड़ रही हैं। वहीं पर लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचता है और फिर वो अपने जवानों को बढ़ने का आदेश देता है। रानी भी तलवार अपना खींच लेती है और युद्ध शुरू हो जाता है। जख्मी होकर वाकर भागा। जो वाकर आया था उसको रानी ने जख्मी कर दिया और वो भाग गया। उसे अजब हैरानी थी और वो जख्मी हो गया और उसको इतनी हैरानी हुई
कि ये एक औरत होकर इसने मुझे हरा दिया, इसने मुझे जख्मी कर दिया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी झांसी से आगे बढ़ी और काल्पी आ गईं। उन्होंने 100 मील तक निरंतर अपना युद्ध करते हुए पार किया और फिर उनका घोड़ा जो था वो थक गया और फिर वो गिर गया भूमि पर और स्वर्ग को सिधार गया, यानी मर गया। यमुना के तट पर फिर अंग्रेजों ने रानी से युद्ध किया और रानी से हार गए। विजयी होकर रानी फिर आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से मिल गए थे। उन्हीं में से एक था, अंग्रेजों का मित्र था, सिंधिया था। उसने अपनी राजधानी छोड़ दी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्रूराज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय तो मिली थी उन्हें, रानी को विजय मिली, लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया और इस बार जनरल स्मिथ उनके सामने आया, जिसने कि उनसे हार मानी थी। काना और मंदरा उनकी जो सखियां थीं वो भी रानी के साथ आई थीं और युद्ध क्षेत्र में दोनों खूब मार काट मचाई थीं। दोनों खूब जी जान लगाकर युद्ध कर रही थीं, लेकिन पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी घिर गई। रानी को घेर लिया सभी ने, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन फिर भी जो रानी थी वो सभी को मार काट कर आगे बढ़ चली। और फिर आगे क्या होता है कि वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन सामने एक नाला आ जाता है जिसे वो घोड़ा पार नहीं कर पाता, क्योंकि वो घोड़ा जो था वो नया था, वो उसमें गिर जाता है और इतने में बहुत सारे सवार आ जाते हैं, घुड़सवार आ जाते हैं और रानी एक थी, अकेली थी और उसके शत्रु जो थे वो बहुत सारे थे, बहुतेरे यानी बहुत सारे थे और उन पर वार करने लगे, उन पर आक्रमण कर दिया। रानी जो थी वो घायल हो गई और गिर गई। यहाँ पर सिंघनी कहा गया है, मतलब रानी जो थी वो शेरनी की तरह लड़ती रही, तो इसलिए उन्हें सिंघनी कहा गया है। वो वहाँ पर घायल हो गई और गिर पड़ी, उन्हें वहीं पर वीर गति प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहीं पर रानी जो थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर उनकी जो सवारी थी वो क्या हो गई, चिता हो गई, यानी वो उन्हें चिता पर लिटा दिया गया और फिर वो तेज से तेज मिल गया, यानी उनका जो तेज था, यानी उनकी जो आत्मा थी वो निकल गई।
वही एक सच्ची अधिकारी थी, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मतलब वही एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। अभी उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। वो कोई इंसान नहीं, अवतार थी। हमको जीवित करने आई थी, हमें स्वतंत्रता दिलाने आई थी। वो एक स्वतंत्रता प्रिय नारी थी। उन्होंने हमें पथ दिखा दिया, उन्होंने एक रास्ता दिखाया हमें, और हमको सिखा गई जो भी हमें सीख सिखानी थी कि हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। किसी की गुलामी नहीं सहनी चाहिए, किसी का अत्याचार नहीं सहना चाहिए। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दें गोलों से चाहे झांसी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ठीक है रानी, अब तुम जाओ, तुम्हारी याद हम हमेशा करेंगे, तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, और हम भारतवासी तुम्हारे कृतज्ञ हैं, तुम्हारे उपकार को नहीं भूलेंगे। यह तुम्हारा बलिदान स्वतंत्रता को मिटने नहीं देगा। इतिहास भले ही चुप हो जाए, लेकिन सच्चाई जो है वो नहीं खत्म होगी। चाहे सच्चाई को फांसी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन सच्चाई यही रहेगी, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे झांसी मिट भी जाए, लेकिन विजय तुम्हारी ही हुई। तेरा स्मारक तू ही होगी, तुम्हारा जो स्मारक होगा वो तुम ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी, मतलब तुम जो थी वो खुद ही ना मिटने वाली निशानी थी। तो तुम ही अपनी निशानी खुद हो, और तुम्हारा स्मारक तुम खुद ही हो। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इस पूरी कहानी को हमने बुंदेलों के मुंह से सुना था, और वो ऐसी रानी थी जो मर्दों की तरह लड़ी, झांसी की रानी। अब आपका ये कविता यहीं पर ख़त्म होता है, ये पाठ ख़त्म होता है। अब कविता से कुछ प्रश्न है। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। चौथा है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और साथ ही कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अमिट, स्मारक, निशानी, मर्दानी, बलिदान, मदमाती, अविनाशी, सीख, मनुज, फिर विषम, फिर सन्मुख, फिरंगी, अधिकार, मील, हैरान, तो ये इतने शब्द जो हैं इनके अर्थ उकसाना, चिंगारी, अंतरतम,
इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।